हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जीवनपुर कहकर एक गांव में नैतिक नामक एक गरीब आदमी अपनी साइकिल पर सवार होकर पुलाव बेचा करता था। वो तरह तरह के पुलाव बेचकर पूरे गांव में मशहूर था। अरे वाह भाई वाह, ये तो मजा ही आ गया भैया। इतना स्वादिष्ट मटर पुलाव तो हमने अपन जीवन में कबू खाया ही नहीं। आहा। सच यार, इतना मजेदार तवा पुलाव तो मैंने भी अपने जीवन में कभी नहीं खाया। दिल खुश हो गया। मुझे तो और एक प्लेट खाना है बॉस। इस तरह नैतिक के पुलाव सभी को बहुत पसंद आते। नैतिक अपनी बीवी विमला के साथ रहा करता था। उन दोनों को एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम कुंदन था। आए दिन नैतिक अपने पुलाव ठेले से बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। वो हर महीने अपनी कमाई में से पैसे जुटाया करता। बस अब कुछ महीने और, उसके बाद मैं अपना खुद का होटल खोलूंगा जिसमें मैं अपने सारे स्पेशल फ्लेवर्स वाले पुलाव बेचूंगा। जो भी हो, मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ जी कि आपका सब अच्छा ही हो। हाँ पापा, आपका ढाबा इस गांव का नंबर 1 ढाबा बनकर रहेगा, देखना। शुक्रिया मेरे छोटू हीरो। नैतिक जी तोड़ मेहनत करता और तो और अभी वो रात में देर तक रुककर पुलाव बेचता, क्योंकि उसे अपना ढाबा खोलने का सपना पूरा जो करना था। वो उस सपने के लिए हर वो मुमकिन मशक्कत करता। एक दिन जब वो विमला और कुंदन बाहर घूमने जाते हैं, तभी कुछ चोर उनके घर पर आते हैं और नैतिक के जमाए हुए सारे पैसे और उनका सब कुछ, उसकी साइकिल भी चुरा कर ले जाते हैं। जिसके बाद जब नैतिक, विमला और कुंदन घर वापस लौटते हैं, तब ये सब देखकर चौंक जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मेरे खून पसीने की कमाई और मेरी साइकिल चोरी हो गई। जी संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। नैतिक अब बहुत चिंतित हो चुका था। इतने सारे पैसे चोरी होने के बाद उसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। जी, ये क्या हाल कर लिया है आपने अपना। टेंशन ले लेकर आपने अपनी तबीयत पूरी तरह बिगाड़ दी है। ना ठीक से खाना खा रहे हैं, ना ठीक से पी रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा जी, आप ही बताइए ना। हाँ पापा, खाना खा लीजिए ना, वरना आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कैसे खा लूं बेटा, जब मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है? मेरी किस्मत ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, तो कैसे खाना खाऊं मैं? मेरी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों जा चुका है। नैतिक के पुलाव को पसंद करने वाले अब जब भी विमला को बाजार में मिलते तो वो उसके बारे में पूछा करते। अरे विमला बहन, कैसा है अब नैतिक? उसके हाथ के बने पुलाव की बहुत याद आती है। हाँ बहन जी, मैं तो अकेला रहता हूँ। एक नैतिक ही था जिसके पुलाव खाकर मैं अपनी भूख मिटाता था। उसके पुलाव का स्वाद और दाम दोनों सही और जबरदस्त थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया। अब तो बस उसके पुलाव ठेले के फिर से शुरू होने की राह देख रहे हैं हम। विमला को बहुत बुरा लगता। नैतिक अब ठीक होने के बाद नौकरी ढूंढने लगता। वो खुद का ढाबा या ठेला खड़ा करने के लायक तो रहा नहीं था, इसीलिए वो अभी दूसरे के ढाबे या ठेले पर जाकर काम मांगने लगता है। भाई जी, क्या मुझे आपके ढाबे पर काम मिल सकता है? मैं बहुत अच्छा पुलाव बनाता हूँ। आप तो मुझे जानते ही होंगे। आपका बेटा भी एक बार मेरी साइकिल ठेले पर आकर पनीर पुलाव खाकर गया था। अरे चल चल, दिमाग मत सटका और अपना मुंह उठाकर निकल जाए यहां से। तुझे यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। एक पुलाव बेचकर मशहूर हुए नहीं तो महाशय खुद को हीरो समझने लगे हैं। 2 कौड़ी की औकात नहीं है और बड़ा आया डींके हाँकने। देखिए, मैंने आपसे बहुत ही अच्छे से बात की है, आप यूं बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हो फिर? अबे निकल यहां से। क्यों धंधे के टाइम पर भेजा फ्राई कर रहा है? बेचारा नैतिक कई जगहों पर 5 से 6 दिनों तक जा जाकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत परेशान हो जाता है। पता नहीं विमला, क्या होगा अब हमारा? इतना अच्छा पुलाव बनाता हूं मैं, लेकिन मुझे किसी भी ढाबे वाले ने काम नहीं दिया। जी, आप निराश मत होइए। मैंने एक काम ढूंढा है, एक स्कूल में साफ सफाई का। वहां पर तनख्वाह भी ठीक ठाक है। आधा खर्च मैं उठाऊंगी, आधा आप उठाना। इस तरह हम दोनों मिल बांटकर सब कुछ सही से संभाल लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ विमला, अब बस
मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। एक दिन जब विमला और नैतिक दोनों कुंदन को स्कूल में छोड़कर एक जगह जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि दो बूढ़े पति पत्नी एक गड्ढे में फंसे हुए हैं और वो दोनों मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये देख वो दोनों तुरंत उन्हें बचाने जाते हैं। काका, काकी, आप दोनों घबराइए मत, हम दोनों आपको इस गड्ढे से बाहर निकाल लेंगे। हाँ काका काकी, बस आप दोनों हिम्मत रखिए और कस के रस्सी पकड़िए। मैं कोई कम धार वाली रस्सी ढूंढ कर लाता हूं। तब तक तुम यहीं रुको विमला। नैतिक पास के जंगल में जाकर एक कम धार वाली मोटी रस्सी ढूंढ लाता है और वो उन दोनों बूढ़े पति पत्नी को उस गड्ढे से बाहर निकालता है, जिसके बाद दोनों बूढ़े पति पत्नी नैतिक और विमला का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे धन्यवाद बच्चों, आज तुम्हारी वजह से हम दोनों इस गड्ढे से बाहर बच निकले। तुम दोनों को जो चाहिए वो कहो, तुम दोनों ने हमारी इतनी बड़ी मदद की है, हमारी जान बचाई है, कहो क्या चाहिए तुम्हें। नहीं नहीं काकी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने आपकी जान इंसानियत के नाते ही बचाई है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम दुविधा में जरूर हैं, लेकिन हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। दुविधा? कैसी दुविधा बेटिया? तभी विमला उस बूढ़ी औरत को सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो दोनों उन्हें अपनी कार में अपने बंगले में ले जाते हैं, जहां वह उन्हें अपना बांस का खेत दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, ये हमारा बांस का खेत है। अरे बेटा, 2 साल पहले मेरा बेटा, बहू और पोता पोती एक एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हमारा कोई नहीं रहा। इस बांस के खेत को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ बेटा। हाँ बेटा, इसे तुम ही रख लो। हम आज हैं कल नहीं, लेकिन हमारे जाने के बाद ये सब किसी काम का नहीं। विमला और नैतिक ये सुनकर चौंक जाते हैं। नहीं नहीं काकी जी, हम ये नहीं अपना सकते हैं। हाँ काकी जी, हम ये नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि ये आपकी खून पसीने की कमाई की खेत है। हिचकिचाओ मत बच्चों, तुम दोनों को ऊपर वाले की सौ, रख लो इस खेत को। दोनों बूढ़ा बूढ़ी नैतिक और विमला को वो खेत दे देते हैं और उसके बाद वो उस बांस के खेत के मालिक बन जाते हैं। नैतिक उस बांस का सही तरह से उपयोग करता है और वो उन लकड़ियों से एक ढाबा बनाता है, जिसका नाम वो अपने बेटे के नाम से रखता है, कुंदन का पुलाव ढाबा। और विमला उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचती है। नैतिक अब फिर से पुलाव बेचने लगता है और उसके वही पुराने ग्राहक उसके ढाबे पर लौट आते हैं। फिर से उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। उधर विमला भी बाजार में बांस की लकड़ियां बेचकर खूब पैसे कमाने लगती है। बांस के ढाबे से आकर्षित होकर लोग गर्मी में उसके पास आकर बैठते हैं। आहा, इस बांस के ढाबे में बैठकर मानो अलग प्रकार का नैसर्गिक सुख मिल रहा है। बहुत आनंद मिल रहा है यहाँ पे। अरे और तो और, समय के साथ नैतिक भाई साहब के हाथों का स्वाद भी और मस्त और जबरदस्त हो चुका है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद ये पुलाव खाकर। ओहो, आहा। नैतिक भाई साहब, जरा रायता तो देना, और हाँ, मसाला पापड़ भी और अचार भी। इस तरह गरीब नैतिक और विमला बांस के ढाबे से और बांस बेचकर काफी अमीर हो जाते हैं और जीवन में ऊंचाइयां हासिल करते हैं। रिधिमा एक गरीब महिला होती है। वो एक विधवा होती है। एक हादसे में उसने अपने पति अभिमन्यु और सास कादम्बरी को खो दिया था। अब उसके घर पर उसके जेठ जेठानी धीरज और कुमुद उस पर खूब अत्याचार करते। ओ महारानी, चल खाना छोड़ और मेरी मालिश करने चल, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन जीजी, मैंने तो अभी खाना शुरू भी नहीं किया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाने दे दीजिए ना जीजी। 2 दिन बाद जाकर तो मुझे रोटी मिली है। 2 दिन से तो आपकी सजा का पालन ही कर रही हूं ना। ज्यादा जुबान मत लड़ा, जितना कहा है ना तुझसे उतना ही कर, समझी तू? ठीक है जीजी। रिधिमा बेचारी अपने खाने की थाली नीचे रख देती है और उठकर कुमुद के पैरों की मालिश करने लग जाती है। एक दिन कुमुद और धीरज से मिलने उनके घर पर धीरज का बॉस आता है, जिसका नाम तारक होता है। रिधिमा उनके लिए बहुत स्वादिष्ट लिट्टी चोखा बनाती है, जो खाकर तारक बहुत खुश हो जाता है और वो रिधिमा की बहुत तारीफ करता है। क्या बात है धीरज और कुमुद, तुम्हारे घर की नौकरानी तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। मजा ही आ गया सच में।
ये लिट्टी चोखा नहीं, ये तो अमृत है, अमृत। ओ सर, ये जो लिट्टी चोखा है ये इस नौकरानी ने नहीं, मैंने बनाया है। अरे वाह, फिर तो इसका पूरा श्रेय तुम्हें ही जाता है। सुपर्ब। रिधिमा के बनाए हुए लजीज लिट्टी चोखे का श्रेय कुमुद ले जाती है। उन्होंने तो बॉस को रिधिमा उनकी नौकरानी है ये बताया होता है, जबकि वो कुमुद की देवरानी होती है। दिन बीतते जाते हैं और कुमुद बेचारी रिधिमा से बहुत काम करवाती है, लेकिन खाना नहीं देती, जिससे दुखी और परेशान आकर एक दिन रिधिमा उनका घर छोड़कर चली जाती है। अब वो दूसरे लोगों के घर पर काम करने लगती है। वो पैसे कमाकर एक किराए के मकान में रहने लगती है। एक दिन उसके घर पर उसकी पड़ोसन बीना आकर उसके बनाए हुए लिट्टी चोखा को चखती है और कहती है, ओए होए 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 होए, वाह वाह रिधिमा बहन, तुम्हारे हाथ के लिट्टी चोखे का तो सच में कोई जवाब नहीं। धन्यवाद बीना बहन जी। रिधिमा बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम अपना एक ठेला लगा लो। यूं घर के काम करने से अच्छा तो यही है कि तुम चौक पर ठेला लगाओ और लिट्टी चोखा बेचकर ढेरों पैसे कमाओ। हाँ, लेकिन मेरे हाथ के लिट्टी चोखा को लोग पसंद तो करेंगे ना? मेरा मतलब। ओफो, तुम भी ना बहुत सोचती हो। तुम हिम्मत रखो और फिर देखना सभी को तुम्हारे हाथ का बना लिट्टी चोखा कितना पसंद आता है। रिधिमा पड़ोसन की बात मानती है और वो गांव के बाजार में जाकर एक ठेला खरीदती है और कुछ बर्तन भी खरीदती है। वो अगली सुबह से चौक पर लिट्टी चोखा बेचने लगती है। लिट्टी चोखा ले लो, लिट्टी चोखा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट लिट्टी चोखा ले लो, ले लो, लिट्टी चोखा ले लो। एक बार तो खा के देखना ही होगा, ऐसा लिट्टी चोखा पहले कभी नहीं खाया होगा। तभी ठेले के पहले दिन ही रिधिमा के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लंबी कतार लग जाती है और सभी को उसके हाथ का लिट्टी चोखा बहुत पसंद आता है। अरे गजब, एकदम मजेदार बना है ये लिट्टी चोखा। ऊपर से सरसों की चटनी के साथ तो इसे खाने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ हाँ, मेरी नानी मासी इस तरह का लिट्टी चोखा बनाया करती थी। आज इस लिट्टी चोखा को खाकर उनकी याद आ गई। इस लिट्टी को हम घी में डुबा डुबा कर मजे से खाते थे। नानी माँ घर में ही घी बनाया करती थी। रिधिमा का लिट्टी चोखा ठेला बहुत अच्छे से चलने लगता है। लोग उसके ठेले पर लिट्टी चोखा खाने के लिए टोकन्स लेकर खड़े रहते। रिधिमा लिट्टी चोखा वाली पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। जब ये सब कुमुद और धीरज को पता चलता है, तब उन दोनों को बहुत जलन महसूस होती है। बहुत तरक्की कर रही है ना ये बिल्लो रानी, इसे तो मजा चखाना ही होगा। हाँ कुमुद, कुछ ऐसा सोचो जिससे उस बेवकूफ रिधिमा का लिट्टी चोखा ठेला ही उसे ले डूबे। क्रूर कुमुद और धीरज बेचारे रिधिमा के लिट्टी चोखा की सामग्री में हानिकारक पाउडर की मिलावट करते हैं और चुपके से वहां से भाग जाते हैं। जब ग्राहक उस लिट्टी चोखा को खाते हैं, तभी वो सब बीमार होने लगते हैं। सभी गांववासी आकर रिधिमा के ठेले को तोड़ने लगते हैं। ये आप सब क्या कर रहे हैं? मेरा ठेला मत तोड़िए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। अरे बेशरम औरत, तेरे हाथ का बना लिट्टी चोखा खाकर मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब हुई है कि मैं क्या बताऊं। तेरा मकसद ही था कि तू सभी गांव वालों की जान लेगी, इसीलिए तूने अपने लिट्टी चोखा में मिलावट की। मिलावट? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैंने कोई मिलावट नहीं की। उल्टा मैं तो सभी की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिट्टी चोखा बनाती हूँ, साफ और शुद्ध तरीके से। हर चोर अपनी चोरी पकड़ी जाने पर अचानक से एक्टर बनी जाता है। चल चल, ज्यादा एक्टिंग मत कर अभी और इस गांव से निकल जा। अगर तू इस गांव में दोबारा दिखाई दी तो तेरे वो हाल करेंगे जो तूने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचे होंगे। सभी गांव वाले मिलकर रिधिमा को वहां से निकाल देते हैं। बेचारी रिधिमा को ना चाहते हुए भी अपना सामान लेकर उस गांव को छोड़कर जाना पड़ता है। ये सब देखकर धीरज और कुमुद को बहुत खुशी होने लगती है। वो दोनों तो उस रात अपने घर पर बाहर का खाना मंगवा कर पार्टी करते हैं। वहीं बेचारी रिधिमा भटकते भटकते दूसरे गांव के जंगल में पहुंच जाती है और थक जाने के बाद वो वहीं पर रुक जाती है। लगता है मेरा यहीं पर रहना सही रहेगा। हे ईश्वर, आप तो जानते ही हो कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो ये किस बात की सजा मिल रही है मुझे? ऐसा भी क्या गलत किया है मैंने किसी का, जो हर दुख दर्द मेरे दामन में ही आता है। रिधिमा बहुत दुखी थी। वो जंगल में ही रहती और वहीं पर एक पेड़ पर घर बनाती है
और तभी उसे ख्याल आता है कि वो अब उसी पेड़ पर बने घर में रहकर वहां अपना ढाबा खोलेगी। बस बहुत हो गया, मैं अब अपना गुजारा करने के लिए अपना लिट्टी चोखा ढाबा खोलूंगी। इसी ट्री हाउस में मैं लिट्टी चोखा भी बेचूंगी और तो और यहीं पर रहूंगी भी। रिद्धिमा उसी ट्री हाउस पर और भी कई सारे घर बना लेती है जिनमें वो अपने ग्राहकों को लिट्टी चोखा परोसती है। इस तरह ग्राहक रिद्धिमा के लिट्टी चोखा ट्री हाउस ढाबे में आकर बड़ी ही खुशी से उसके हाथ का बना लिट्टी चोखा खाते हैं। ये सारे ग्राहक दूसरे गांव के होते हैं, इसीलिए वो सब इस बात से अनजान थे कि रिद्धिमा को उसके गांव से निकाल दिया गया है। ये लीजिए आपका 2 प्लेट लिट्टी चोखा ठंडी ठंडी दही के साथ। लोग उस जंगल में कैंपिंग करने और पिकनिक मनाते हैं। तभी वो रिद्धिमा के हाथ का बना लिट्टी चोखा खाते हैं और उस ट्री हाउस ढाबे में बैठकर वातावरण के साथ साथ अपना जीवन का कुछ अच्छा पल बिताते हैं। एक दिन रिद्धिमा की पड़ोसन बीना उसके घर का सारा सामान इकट्ठा करके उसके जेठ जेठानी धीरज और कुमुद के पास जाती है और उन्हें वो सामान लौटा देती है। हमें नहीं पता कि वो गांव में सबकी जान के साथ खेलकर अब कहाँ गई है अपना मुंह छुपाने। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। खैर, ये उसके घर के कुछ सामान पड़े थे, ये आप रख लीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। जैसे ही बीना वहां से जाती है, धीरज और कुमुद आपस में बात करते हैं। सच में बहुत बुरी तरह फंसाया है हमने उसे। किसी को पता भी नहीं कि मिलावट उसने नहीं बल्कि हमने की थी, जिसकी सजा बेचारी अब खुद भुगत रही है। बीना ये देखकर हैरान रह जाती है और वो तुरंत जाकर पुलिस स्टेशन में कुमुद और धीरज की कंप्लेन करती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें मार मार कर उनसे उनका गुनाह कबूल करवा ही लेती है। बीना के इस कदम के कारण रिद्धिमा की खोई हुई इज्जत उसे फिर से मिल जाती है और सभी गांव वाले उससे माफी मांगते हैं। धन्यवाद बीना बहन, अगर आज आप नहीं होती तो न जाने ये सब कुछ हो भी पाता या नहीं, मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल भी पाती या नहीं। आपका सच में लाख लाख धन्यवाद। जीजी और भाई साहब ने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया। छोड़ो ना उन सब बातों को, अब तुम एक नई शुरुआत करो रिद्धिमा और फिर से अपने लिट्टी चोखा को बेचना शुरू कर दो। हाँ बहन जी। रिद्धिमा फिर से अपना लिट्टी चोखा ठेला शुरू करती है और ढेर सारे पैसे कमाती है और पैसे कमाकर आगे जाकर वो एक बड़ा ढाबा खोलती है। लिट्टी चोखा बेचकर वो खूब तरक्की करती है और बहुत नाम भी कमाती है। रंजनपुर कहकर एक गांव में सुधीर नामक एक गरीब आदमी का ढाबा था, जहां वो स्वादिष्ट खाना बनाकर पैसे कमाता। उसका भाई राजेश भी उसकी इस काम में मदद करता। लेकिन इस बार गर्मी का कहर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोग दिन में अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते और ग्राहक अगर ढाबे में आना भी चाहें तो भी वो नहीं आते, क्योंकि दोपहर के समय ढाबा भी बहुत गर्म हो जाता और उस तड़कती भड़कती गर्मी में खाना खाना कोई पसंद नहीं करता। राजेश और सुधीर दोनों भाई बहुत दुखी हो जाते हैं। इस बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है, इस गर्मी के कारण ही हमारे ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। अब इस परेशानी का क्या तोड़ निकाले हम सुधीर भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या ही करें राजेश, हमें तो अब गर्मी के खत्म होने का इंतजार करना होगा। अब हम इतने अमीर तो हैं नहीं जो अपने ढाबे पर एसी या कूलर लगाएं। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। सुधीर और राजेश विचार करते हैं कि वो दोनों अब ढाबे को बंद करेंगे और कुछ नया बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन तभी सुधीर की बीवी अमृता और राजेश की बीवी जानकी उन्हें रोकती है। सुधीर जी, देवर जी, ये आप दोनों क्या करने जा रहे हो? आपको पता है ना ढाबे को बंद करने के बाद हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब हम और क्या ही कर सकते हैं भाभी, जो नुकसान अब हम रोज झेल रहे हैं उससे तो अच्छा है कि एक बार में ही सारा नुकसान झेल लें। हाँ अमृता। नहीं जेठ जी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, हम अब ढाबे पर कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे ढाबा ठंडा रहे और उस ठंडक का एहसास लेने के लिए लोग हमारे ढाबे में आए। जानकी और अमृता दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ढाबे के चारों तरफ की खिड़कियों पर गीला कपड़ा टांगती हैं, जिसके चलते पूरा ढाबा ठंडा रह सके। और सच में ढाबा ठंडा हो जाता है। अरे वाह, इस पुराने नुस्खे से तो सच में ढाबे में ठंडक आ गई। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सुकून भी महसूस हो रहा है। देखा, हम देवरानी जेठानी हैं ही कमाल के, क्यों जेठानी जी? हाँ जानकी।
लेकिन अमृता और जानकी के इस नुस्खे के बाद भी ढाबे में ग्राहक नहीं आते, जिस कारण राजेश और सुधीर फिर से उदास हो जाते हैं। ये क्या, अब तो ढाबे में ठंडक होने के बावजूद भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। लगता है अब हमें ढाबे का फैसला ले लेना चाहिए। यूं रोज रोज का नुकसान हम कब तक झेलते रहेंगे भैया। अभी तो गर्मी बस शुरू ही हुई है, अब और कितना लंबा समय बाकी है। ऊपर से हमारी बोनी भी नहीं हो रही है। हाँ राजेश, अब तो ढाबे पर ताला लगाने के सिवाय हमारे पास और कोई पर्याय बचा ही नहीं है। सुधीर और राजेश अपना ढाबा बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर पर ही रहने लगते हैं। सुधीर और राजेश की बूढ़ी माँ अनुजा कहती हैं, चिंता मत करो बच्चों, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब ठीक होगा तो पहले से भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यकीन करो बेरा, बस ऊपर वाले पर अपना विश्वास कम मत होने देना। राजेश और सुधीर दोनों को घर चलाने के लिए काम करना बहुत जरूरी था, इसीलिए वो दोनों कई जगहों पर जाकर काम ढूंढते हैं, कई जगहों पर जाकर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें एक भी जगह काम नहीं मिलता। वो दोनों इस बात से बहुत निराश हो जाते हैं। पिछले एक हफ्ते से इस भीषण गर्मी में काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक काम नहीं मिला। क्या दिन आ गए हैं। पता नहीं अगले कुछ महीने कैसे बीतेंगे। मुझे तो बहुत चिंता सता रही है अभी से। एक दिन सुधीर एक अखबार में एक कुकिंग कंपटीशन के बारे में पढ़ता है। अरे वाह, एक कुकिंग कंपटीशन, और जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 35 लाख रुपए। ये तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है। भैया, आपको इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही होगा। ये कंपटीशन आपके लिए है भैया। हाँ जेठ जी, राजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कंपटीशन आपके लिए है, क्योंकि आप जैसा बढ़िया और स्वादिष्ट खाना कोई बना ही नहीं सकता। जा बेटा जा, जीता। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, फिर चाहे तू कहीं भी चला जाए। ये खास मौका अपने हाथ से जाने मत देना सुधीर जी, इस कंपटीशन को जीत कर ही आना। घर वाले सुधीर को कंपटीशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और सुधीर उस कंपटीशन में भाग ले लेता है। वहाँ पर देश के बहुत बड़े बड़े जजेस आते हैं और एकदम राजसी सजावट की गई होती है। सुधीर बहुत घबराया हुआ था। नमस्ते। आज इस प्रतियोगिता में जो व्यक्ति सबसे अनोखी, सबसे स्वादिष्ट और सबसे लजीज खाद्य पदार्थ बनाएगा, वही विजेता घोषित किया जाएगा। तो अब आप सभी का समय शुरू होता है। अब सुधीर ने अपने साथ माता रानी की छोटी सी मूर्ति लाई होती है, जिसे वो अपने साथ रखकर खाना बनाता है। वो भगवान का नाम लेता है और शुरू हो जाता है। सभी प्रतियोगी जी जान लगा देते हैं। वहाँ सुधीर का परिवार उसकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहा होता है, और जब नतीजा सुनाने की बारी आती है, तब सभी जजेस को सुधीर के डिशेस ही बहुत पसंद आते हैं और सुधीर वो कुकिंग कंपटीशन जीत जाता है और उसे पूरे 35 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। जज अखिलेश को सुधीर का खाना बहुत पसंद आता है। सुधीर, कहाँ छुप बैठे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है क्या इस बात का कि तुम कितना अच्छा खाना बनाते हो? तुम हीरा हो, हीरा। धन्यवाद अखिलेश सर। आप जैसे नंबर 1 मास्टर शेफ के मुंह से ये तारीफ सुनकर तो मेरा खाना बनाना सार्थक हो गया। तुमने पुराने जमाने के महाराजाओं के जमाने की खोई हुई डिशेस बनाई हैं। मीठे से लेकर तीखे तक, खट्टे से लेकर कड़वे तक, हर एक चीज एकदम परफेक्ट है तुम्हारी। सुधीर, मैं तुम्हारे साथ एक कुकिंग शो बनाना चाहता हूँ। क्या तुम राजी हो? ये सुनकर तो सुधीर की खुशियां 7वें आसमान पर होती हैं। वो तुरंत हाँ कह देता है। जी सर, मैं आपके साथ कुकिंग शो करने के लिए तैयार हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य ही होगा। ग्रेट देन। सुधीर अब अखिलेश के साथ कुकिंग शो बनाता है और वो उसमें तरह तरह के पदार्थ बनाता है। और तो और कंपटीशन में जीते 35 लाख रुपयों से वो गांव में अपने रेस्टोरेंट भी बनाता है, जिनमें कूलर्स और एसी लगे हुए होते हैं। जानकी, माँ, भाभी, जल्दी आइए, सुधीर भैया टीवी पर आने वाले हैं। 8 बजने वाले हैं। सुधीर के परिवार वाले उसका कुकिंग शो देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हमें जरूरत होगी थोड़ी चुकंदर रस और पुदीने की। ये रेसिपी करीबन 674 साल पुरानी है, जब राजा गोविंदनाथ ने अपनी बेटी के लिए ये बनाई थी। हाय, नजर ना लगे मेरे बेटे को। थू 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 थू। आखिरकार इन्होंने कर दिखाया। सुधीर की तरक्की देखकर राजेश को अब जलन होने लगती है
और वो जायदाद का बंटवारा करने की बात करता है। ये तू क्या कह रहा है राजेश? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ भैया, मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है। मुझे बस अपना हिस्सा दे दीजिए और जानकी और मुझे अलग रहने दीजिए। राजेश की ये बात सुनकर सुधीर, अमृता और अनुजा को बहुत बुरा लगता है। राजेश और जानकी दोनों अलग हो जाते हैं और अपना जीवन यापन खुद करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ राजेश और जानकी को जलन के बदले अपनों की कमी महसूस होने लगती है और वो दोनों फिर से अपने घर लौट आते हैं और राजेश और सुधीर दोनों भाई फिर से एक साथ मिलकर अपने रेस्टोरेंट को संभालते हैं। और सुधीर अपने कुकिंग शो से बहुत मशहूर हो जाता है और आगे जाकर वो भी एक मास्टर शेफ बन जाता है। सूरजपुर में शौर्या नामक एक गरीब आदमी रहा करता था, जिसका गांव में एक ढाबा था। शौर्या अपनी बीवी रीमा के साथ रहा करता था। रीमा और शौर्या दोनों की हाल ही में शादी हुई होती है। शौर्या, तुम बहुत उदास उदास लग रहे हो। अब सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं रीमा, ढाबे पर सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक ही आ रहे हैं। आज भी मुश्किल से बोनी हुई है। मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूं। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या नहीं। कैसे घर चलेगा, कैसे होगा सब कुछ, कुछ पता नहीं। मुझे माफ करना रीमा, शादी के बाद हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे। खबरदार, अगर आइंदा से माफी मांगी तो। शौर्य, हम दोनों एक दूसरे से आज प्यार नहीं कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से कितने समय से प्यार करते आ रहे हैं। पहले तो तुम्हारा ढाबा बहुत मशहूर था, लेकिन अब क्या हो गया अचानक? तुम तो इतना बढ़िया खाना भी बनाते हो। पता नहीं रीमा, पहले गांव में सिर्फ मेरा ढाबा ही था, लेकिन समय के साथ साथ अभी गांव में कई सारे और भी नए ढाबे तैयार हो गए हैं, जहां सस्ता खाना मिलता है, इसीलिए शायद। तुम चिंता मत करो शौर्य, हम तुम्हारे ढाबे को फिर से खड़ा करके ही रहेंगे। रीमा शौर्य को एक सुझाव देती है। शौर्य, हम अपने ढाबे पर ऑफर्स रखेंगे, डिस्काउंट्स रखेंगे, चैलेंजेस रखेंगे। इन सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से हमारा ढाबा फिर से चल पड़ेगा, देखना तुम। हाँ रीमा, तुम जो कह रही हो वो सब तो एकदम सही है, लेकिन बस ये स्ट्रैटेजीज काम कर जाए। रीमा और शौर्य अपने ढाबे के बाहर ऑफर और डिस्काउंट के बोर्ड लगाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ग्राहक उन बोर्ड्स को देखकर ढाबे में खाना खाने जरूर आएंगे, लेकिन अफसोस, उनके ढाबे पर उस दिन भी कोई नहीं आता। वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। देखा रीमा, मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी मेहनत कोई रंग वंग नहीं लाएगी। निराश मत हो शौर्य, सब ठीक हो जाएगा। बस हिम्मत रखो। अगर यूं इतनी आसानी से हार मान जाओगे ना तो कैसे चलेगा, बताओ भला। तो फिर क्या करूं मैं थक गया हूं अब। मेरे पास एक और आइडिया है जो हमारे ढाबे में ग्राहकों को खींच लाएगा। वो ये है कि हम अपने दोस्त और आस पड़ोस के लोगों को अपने ढाबे पर बैठकर खाना खाने के लिए बोलेंगे और पूरा ढाबा भरा भरा होगा। तभी है ना, जिसे देखकर सब लोगों को हमारे ढाबे में आने का मन करेगा। हाँ रीमा, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और इससे अच्छी मार्केटिंग भी हो सकती है, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली सोचें तो हम उसी जगह जाते हैं जहां ज्यादा लोग हों, क्योंकि भीड़ देखकर ही हमारे मन में एक विश्वास बैठ जाता है कि वो जगह सही है। शौर्य और रीमा दोनों उस ट्रिक को अपनाकर गली मोहल्ले के पड़ोसियों और अपने दोस्तों को ढाबे में खाना खाने के लिए बैठाते हैं, ताकि बाहर के लोग ढाबे को भरा हुआ देखकर अंदर आने के बारे में सोचें। चिंता मत करो शौर्य, हमारा ये प्लान जरूर कामयाब होगा। आई होप सो रीमा। रीमा और शौर्य काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। शौर्य की आंखें नम हो जाती हैं। वो अब दुखी होकर ढाबे को नुकसान झेलते हुए नहीं देख पाता और ढाबे को बेच देता है। वो दोनों उस गांव को छोड़कर जाने का तय करते हैं। क्या हमें यहाँ से जाना होगा? हाँ रीमा, हम अब यहाँ और नहीं रहेंगे। गांव में मेरे फूफा जी और बुआ जी रहते हैं। माँ पापा के जाने के बाद उन्होंने ही मेरी देखरेख की थी। मैं अब गांव में ही सेटल होना चाहता हूँ। ठीक है शौर्य, यही सही रहेगा। शौर्य और रीमा दोनों गोवा चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपने फूफा जी आनंद वर्धन और बुआ जी नीलिमा से मिलते हैं। जब वो फूफा जी को अपने ढाबे के बारे में बताते हैं तभी। अरे देखो शौर्य बेटा, यहाँ गांव में तो तुम अपना ढाबा खोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के खाने का स्टाइल ही कुछ और है। लेकिन एक मिनट, तुम यहाँ पर अपने खाने का स्टाइल ला सकते हो, और वो भी मेरे साथ काम करके। कैसी बात कर रहे हो आनंद? शौर्य एक शेफ है
और तुम्हारा हॉट एयर बलून राइड का बिजनेस है। अब क्या शौर्य तुम्हारे साथ आसमान में हॉट एयर बलून में खाना बनाकर बेचेगा? कुछ भी बोलते हो। हाँ। अरे नीलिमा, अभी जो कुछ भी तुमने बोला वो एकदम सही बोला है। हाँ, अब शौर्य खोलेगा अपना ढाबा, वो भी आसमान में, बादलों के बीच। शौर्य का हॉट एयर बलून ढाबा। फूफा जी की ये बात सुनकर सभी चकित हो जाते हैं। होए भी क्यों ना, भला आसमान में कोई ढाबा कैसे खोल सकता है? फूफा जी, ये आप क्या कह रहे हो? आसमान में, और वो भी एक हॉट एयर बलून ढाबा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ फूफा जी, मुझे भी ये बात समझ नहीं आई। अरे मेरे लाल, जैसे हर एक सवारी में बैठने के बाद लोगों को उस सफर का मजा उठाने के लिए कुछ ना कुछ खाने को लगता है, वैसे ही हॉट एयर बलून की राइड करते समय भी मेरे कस्टमर्स काफी चीजों की क्रेविंग करते हैं और मेरे हॉट एयर बलून में बहुत स्पेस है। तुम अपने खाने के चार्जेस डबल कर दो, देखना ग्राहक आसमान में खाना खाने के लिए जरूर खर्च करेंगे। वाह फूफा जी, तुसी ग्रेट हो, एकदम सॉलिड आइडिया दिया है आपने मुझे। भगवान करे बस ये आइडिया काम कर जाए। हाँ बुआ जी, लगता है भगवान भी यही चाहते थे, इसीलिए शौर्य और मुझे यहाँ गोवा में ले आए। फूफा जी और शौर्य दोनों अब हॉट एयर बलून राइड्स की जगह पर जाते हैं और हॉट एयर बलून में सारा खाना बनाने का सामान सेट किया जाता है, जिसके बाद वो लोग उसमें सवार होकर उड़ जाते हैं। ग्राहक आसमान में बादलों के बीच स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पदार्थ खाते हैं। अरे वाह, दिस इज फिनोमिनल। अरे बादलों के बीच बर्गर खाना, ये कभी सोचा नहीं था मैंने। थैंक यू शौर्य भाई साहब, आपके इस हॉट एयर बलून ढाबे में बहुत मजा आ रहा है। सच कहूं तो उड़ते हुए सवारी लेने से ज्यादा मजा आपके हाथ के इन यमी यमी डिशेस को खाने में आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे शौर्य का हॉट एयर बलून ढाबा ऊंचाइयां छूने लगता है। लोग फोटोज और वीडियोस क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिससे शौर्य काफी फेमस हो जाता है। ये देखो शौर्य, तुम्हारे हॉट एयर बलून ढाबे में आने के लिए अभी से लोगों ने बुकिंग्स शुरू कर दी है। और तो और पिछले 2 दिनों से तुम ही इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हो। तुमने तो ट्रेंडिंग लिस्ट में फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक को पीछे छोड़ दिया। अरे देखा शौर्य, मैंने कहा था ना ये आइडिया काम करेगा। देखा, कर गया ना काम। हाँ फूफा जी, थैंक यू सो मच, ये सब आपके कारण ही मुमकिन हो पाया। अरे कम ऑन माय चाइल्ड, थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तो तुम्हारे पिता जैसा हूँ। पिता जैसा नहीं, आप ही मेरे पिता हो। आई लव यू फूफा जी, आई लव यू बुआ जी। शौर्य के हॉट एयर बलून में बैठकर खाना खाने का सुनहरा एक्सपीरियंस लेने के लिए अब दूर दूर से लोग आने लगते हैं। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ये, ऊपर से आपके हाथ का खाना, ओहो माइंड ब्लोइंग। मन तो कर रहा है कि यही बादलों में रहूं और आपके हाथ के टेस्टी डिशेस खाती जाऊं। आप ऐसा भी कर सकती हैं मैम, किसी ने आपको रोका नहीं है। शौर्य इतना फेमस हो जाता है कि लोग उसके पास इंटरव्यूज लेने आते हैं और तो और उसे टीवी के रियलिटी शोज में भी बुलाया जाता है। शौर्य अपने हॉट एयर बलून ढाबे से ढेर सारी सफलता प्राप्त कर लेता है और जीवन में खूब आगे बढ़ जाता है। जिस शौर्य को कभी सिर्फ असफलता ही मिलती थी, आज वो बादलों में अपने जायके से लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। जीवन में हमें कभी भी हार माननी नहीं चाहिए और हमेशा कुछ नया और हटके करते रहना चाहिए। क्या पता शौर्य के बाद अगला नंबर आपका ही हो फेमस होने का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।